तो हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं आज। तो भारत में राष्ट्रपति, जैसे संसद, इसके पहले संसद पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि राष्ट्रपति क्या होता है। संसद का राष्ट्रपति होता है, संसद का अंग होता है, संसद का अंग। संसद का तीन अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो सदन तो दो ही होते हैं, लेकिन संसद के अंग तीन होते हैं। अभिन्न अंग होता है संसद का, अभिन्न अंग राष्ट्रपति। तो इसके बारे में कुछ तथ्य पढ़ते हैं। संवैधानिक आधार, इसके संवैधानिक आधार देखते हैं कि कौन से अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं राष्ट्रपति के बारे में। वैसे तो 52 से अनुच्छेद 52 से 72 तक दिए गए हैं, वो भी पढ़ेंगे बाद में अलग अगले टॉपिक में। लेकिन अभी ये देखते हैं मैं जो मुख्य एग्जामों में आते हैं, ज़्यादातर एग्जामों में ये पूछे जाते हैं। वनडे एग्ज़ाम या यूपीएससी एग्जाम, यूपीएससी, पीसीएस, काफ़ी सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। इन्हीं को डेप्थ में पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा कि सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। देखने लगा बाद में क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो अनुच्छेद 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 की भाषा से ही पता लग रहा है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 52 करता है। तो और ये राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट आया, जैसे राष्ट्रपति तो भारत में राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख ही है बस। वास्तविक प्रमुख तो प्रधानमंत्री है। इसके पास शक्तियाँ बहुत सारी है, लेकिन सारी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के सलाह पर ही काम करता है राष्ट्रपति। तो डायरेक्ट शक्तियाँ नहीं है पूरी, वो ये औपचारिक ही है बस, कि ये मोहर लगाएगा, उस पर साइन करेगा, लास्ट में जो भी करना ही पड़ेगा। काफ़ी सारी शक्तियाँ हैं, 90% शक्ति ऐसी है कि वो करना ही पड़ेगी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर। तो ये कॉन्सेप्ट आया कि भारत में स्टार्टिंग में किया कि एक संवैधानिक प्रमुख होना चाहिए भारत में, जब संविधान बन रहा था। और भारत पहले ब्रिटिश का अधीन था, ब्रिटेन के। तो ब्रिटेन में कॉन्सेप्ट राजा रानी का कॉन्सेप्ट अभी भी है। तो उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए कि यहाँ तो कोई राजा रानी नहीं रह सकते, कोई राजा रानी नहीं था, नहीं कोई वंशानुगत था, नहीं रखना भी नहीं था कि गणराज्य भारत। संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि भारत एक गणतंत्रात्मक लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब यही होता है कि कोई भी इसका मुखिया कोई भी वंशानुगत नहीं होगा, सारा जनता द्वारा सीधा चुना जाए या उसके प्रतिनिधि द्वारा चुना जाए, इसका राष्ट्रपति या देश का प्रमुख। तो इसका कॉन्सेप्ट आया, राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट आया ब्रिटेन के मतलब संविधान बोल सकते हैं, या उसकी संविधान, उसमें लिखित संविधान नहीं है ब्रिटेन में, लेकिन राजा रानी के कॉन्सेप्ट से यह आया है कि उसमें एक वास्तविक प्रमुख अलग और क्या बोलते हैं, एक औपचारिक प्रमुख अलग। तो उसमें ब्रिटेन में राजा रानी है और भारत में राष्ट्रपति। तो ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट। ये सर औपचारिक है, बस औपचारिक प्रमुख है। तो प्रमुख जैसे अनुच्छेद 52 में भारत में एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ आगे देखेंगे क्या क्या कार्यपालिका शक्तियाँ है। कार्यपालिका मतलब जैसे नौकरशाही है, मंत्रिपरिषद है। नौकरशाही कोई सी भी, जैसे हम एग्ज़ाम की तैयारियां करते हैं, कोई सी भी एग्ज़ाम ले लो, कोई सी भी पोस्ट ले लो, चपरासी से लेकर आईएएस तक ले लो, सेक्रेटरी ले लो, कोई भी ले लो, मंत्रिपरिषद भी ले लो, प्रधानमंत्री, मंत्री, सारे मंत्री कार्यपालिका में आते हैं। और ये सारे कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति अंतिम फैसला लेगा इसका। वो अलग बात है कि ये औपचारिक शक्ति है, ये बस ये इसका सारे सलाह मंत्रिपरिषद देगी, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, और उसी की सलाह पर कार्य करना पड़ेगा राष्ट्रपति को बस। लेकिन है संविधान में कॉन्सेप्ट है, प्रावधान है कि ये सारे शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में दिया गया है राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 54 में दिया गया है राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा राष्ट्रपति का चुनाव? इसका कॉन्सेप्ट है कि इसकी एक प्रणाली है, ये वाली चुनाव की प्रक्रिया, ये अनुच्छेद 55 में दी गई है। अनुच्छेद 55 में इसकी प्रक्रिया दी गई है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, एक कल संक्रमणीय मत द्वारा, गुप्त मतदान द्वारा। इसका मतलब है कि इसमें अनुपात के अनुसार वोट का वेट होगा। मतलब
जैसे नॉर्मल वोट देते हैं तो एक वोट काउंट होता है, एक वोट दो काउंट। इसमें अलग है, इसका एक वो है वाकई चुनाव प्रक्रिया इसकी बहुत बढ़िया, उसमें देखेंगे। इसका एक प्रक्रिया है कि अनुपात, जैसे हर राज्य का वोट का वेट, मतलब जैसे 100 से 1 से 100 तक है, तो किसी राज्य का वोट का वेट मतलब उसका वजन, जैसे यूपी का है तो 100 का 99 मान लो इसका, और छोटे राज्य का सिक्किम का है तो उसका 100 में से 10 ही होगा वोट का वेट। मतलब वो ये उसका एक वोट है, इसका 10 इसका एक वोट इसका 10 वोट के बराबर होगा, एक ऐसा मतलब इसको समझ लो। आनुपातिक प्रतिनिधित्व। और सांसद और विधायक होते हैं, उनका भी प्रतिनिधित्व अलग अलग है, अनुपात के अनुसार उनमें भी अलग अलग वेट होता है सांसद और जनसंख्या, और जिसे क्षेत्र होता है उनका, सांसद होगा या विधायक होगा, तो उनमें जनसंख्या के हिसाब से वेट होता है इसका, कि कितनी जनसंख्या पे कितना ज़्यादा वोट दे सकते हैं। एक संक्रमणीय, इसमें वोट ट्रांसफ़र भी होता है, तो ये एक ही दूसरे को वोट दे सकता है, दो बार 3 बार वोट दे सकता है एक ही, वो अलग एक और है वो इसके ऊपर क्या। और गुप्त मतदान मतलब कि ये किसको वोट दे रहे हैं को किसी को पता नहीं है, गुप्त मतदान होता है। जैसे नॉर्मल वोट होते हैं, इलेक्शन होते हैं विधायकों के, सांसदों के, तो उनमें भी गुप्त मतदान ही होता है, उनमें भी किसी को पता नहीं होता कि किसको किसी ने वोट दिया है, तो ये गुप्त मतदान होता है। और इसके मतदान कौन करता है? मतदान करते हैं दोनों सदनों मतलब कौन? संसद के दोनों सदनों, विधानसभा के नहीं, संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य। केंद्र शासित प्रदेश सारे नहीं, कौन कौन से? दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य हैं। और राज्य के विधानसभाओं के सदस्य, विधायक मतलब विधायक जो भी निर्वाचित, सारे विधायक इसको वोट देंगे और निर्वाचित ही देंगे। इनमें दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य ही वोट देंगे। मनोनीत सदस्य, जैसे राज्यसभा में 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और लोकसभा में पहले 2 करता था, एंग्लो इंडियन वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। वो मनोनीत सदस्य वोट नहीं दे सकते राष्ट्रपति के चुनाव में, बाकी सब देंगे निर्वाचित जितने भी है। और अनुच्छेद 56 में है कार्यकाल, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल, और राष्ट्रपति 5 साल कब से जोड़ा जाएगा? जब से चुनाव होने के बाद में जब से शपथ लिए, जिस दिन से शपथ लिए और पद ग्रहण कर लिया, मतलब जैसे आज है तो आज के दिन शपथ ले ली, 10 दिन पहले चुनाव हो चुका है और आज शपथ ले ली, तो 10 दिन नहीं गिने जाएंगे उसमें। आज से जिस दिन शपथ लिए उस दिन से 5 साल तक ये राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा। अनुच्छेद 57 में दिए गए हैं कि एक बार राष्ट्रपति चुन लिया, तो जैसे अमेरिका में 2 बार का प्रावधान है कि 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकते, उसमें भी पहले बन चुके हैं, लेकिन उसमें ऐसा प्रावधान है, लेकिन उसमें भंग कर दिया प्रावधानों को, कई बार अच्छे से माना नहीं गया। लेकिन भारत में ऐसा है कि एक बार प्रधानमंत्री बनने के बाद दूसरी बार कितनी बार बन सकता है। एक बार प्रधानमंत्री बन गया तो ये जरूरी नहीं है कि वो दूसरी बार नहीं बनेगा कितनी बार बन जाओ, वापस पद धारण कर सकता है उसकी योग्य। और अनुच्छेद 58 में योग्यताएं दी गई कि राष्ट्रपति की क्या योग्यताएं होगी, कि राष्ट्रपति किस आधार पर चुना जाएगा और उसकी योग्यता क्या होगी। कि जैसे एग्जामों की योग्यता होती है कि BA पास, 10वीं 12वीं पास, या उम्र, एज वेज, ये सब, इसमें भी वही योग्यता है कि कितनी। 58 में, अनुच्छेद 58 में कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी, उसके चुनने की योग्यता। वो सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक ही भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, कोई दूसरा। जैसे IAS जैसे UPSC के अंदर बहुत सारी सर्विसें होती हैं जिनमें भूटान, नेपाल के भी सब बन जाते हैं, लेकिन इसमें राष्ट्रपति के लिए तो भारत का ही होना चाहिए नागरिक। और 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए उसकी, कम से कम 35 वर्ष तो उम्र होनी चाहिए। और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, कि वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो सके, उसमें योग्यता होनी चाहिए कि वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो सके। और सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो, कि सरकार के जैसे कोई भी सरकारी पद, जैसे सरकारी नौकरी में ना हो, या IAS किसी भी पद पर ना हो, किसी भी पद पर ना हो। अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 59, 59 में है पद की शर्तें। हाँ, अनुच्छेद 59 में पद की शर्तें हैं। पद की शर्तें मतलब कि किन शर्तों पर ये पद पर रहेंगे, कि इनको क्या क्या मिलेगा उसमें शर्तों पर। जैसे सरकारी आवास मिलेगा, निःशुल्क सरकारी आवास मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी, गाड़ी, बंगला, सैलरी, भत्ते सब मिलेंगे।
और इसकी योग्यता भी है कि किसी योग्यताओं पर बनेगा वो राष्ट्रपति। इसकी शर्तें हैं मतलब अनुच्छेद 59 में। और अनुच्छेद 60 में शपथ लेनी अनिवार्य होगी कि राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया, निर्वाचित होने के बाद में अगर जब तक शपथ नहीं लेगा तब तक वो पद पर नहीं बैठ सकता, वो राष्ट्रपति नहीं कहलाएगा। चुनने के बाद में जैसे प्रधानमंत्री भी बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो प्रधानमंत्री का चुनाव थोड़ी होता है अलग से कि प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा, प्रधानमंत्री का नहीं होता, वो सांसदों का चुनाव होता है। लोकसभा में सांसद होते हैं, उनका चुनाव होता है और उन्हीं में से एक प्रधानमंत्री बनता है उनका नेता। तो जैसे राष्ट्रपति और वो शपथ लेने के बाद में प्रधानमंत्री बनता है, तो जैसे उसी की तरह राष्ट्रपति का कि राष्ट्रपति शपथ लेने के बाद में, शपथ लेना अनिवार्य है, उसके बाद में पद पर बैठ सकता है, उसके पद पर माना जाएगा कि राष्ट्रपति बन गया। अनुच्छेद 60 में है, 61 में है महाभियोग की शक्ति। अनुच्छेद 60 महाभियोग की शक्ति देता है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि वो 5 साल तक बैठ गया तो बैठ ही गया, वो उसको बीच में हटा भी सकते हैं। और उसका आधार क्या होगा? संविधान का उल्लंघन। उसका आधार मतलब उसको पद से किस आधार पर हटाया जाएगा, उसको क्यों हटा, जैसे कोई नौकरी पर है, नौकरी कर रहा है तो उसको केस वेस लग गया या कुछ, वैसे बहुत सारे कारण होते हैं जिन पर हटा देते हैं। तो ये इसका शर्त है कि संविधान का उल्लंघन ना हो करे। संविधान का उल्लंघन कर दिया तो इसको पद से हटा दिया जाएगा। उसकी एक प्रक्रिया है महाभियोग प्रक्रिया, बहुत बड़ी प्रक्रिया है। महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में, दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और ये विशेष बहुमत से पारित होगा। ये जो महाभियोग का विधेयक है, महाभियोग है, वो विशेष बहुमत का मतलब है कि वोट देने वाले टोटल सदस्य हैं ना, दोनों सदनों के टोटल सदस्य, उनके 3/3 सदस्य सहमत होंगे तभी ये हटेगा। उससे पहले उससे कम होगा तो ये नहीं हट सकता। कम से कम 2/3 सदस्य सहमत होने चाहिए महाभियोग के लिए। और दूसरे सदन में जांच की जाएगी। मतलब जैसे लोकसभा में विधेयक लाया गया महाभियोग का, तो उसको राज्यसभा में उसकी जांच होगी, जरूरी है, उसके बिना ये पारित नहीं हो सकता। दूसरा सदन उसके ऊपर बात करेगा, चर्चाएं करेगा और वो विधेयक महाभियोग का विधेयक पारित करेगा और सिद्ध होने पर इसको हटा दिया जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का ये दोष या जो भी दोष लगाते हैं, तो वो अगर ये सिद्ध हो गया, ये दोष सिद्ध हो गया तो राष्ट्रपति हटा दिया जाएगा। और इसके ऊपर एक और फैक्ट है कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के पर महाभियोग नहीं लाया गया भारत में अभी तक इतने सारे राष्ट्रपति आ गए, किसी पर भी महाभियोग नहीं लाया गया, तो कोई हटा भी नहीं। तो इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स है, वो भी जानते हैं थोड़ी देर में। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं कुछ और तथ्य राष्ट्रपति के बारे में। जैसे राष्ट्रपति को शपथ देख लिया अपन ने, तो शपथ लेनी अनिवार्य है, तभी राष्ट्रपति अपने पद पर माना जाएगा कि राष्ट्रपति पद पर बैठ गया। शपथ लेना जरूरी है। तो शपथ ले तो होगा, लेकिन कौन दिलाएगा शपथ? तो शपथ दिलाएगा CGI मतलब मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और त्यागपत्र, अगर राष्ट्रपति को 5 साल उसका कार्यकाल है, उससे पहले अपने आप को हटना है पद से कि मुझे नहीं करना और त्यागपत्र देना है, तो वो उपराष्ट्रपति को देगा। अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। और अब चलिए देखते हैं राष्ट्रपति की और शक्तियाँ देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या है। तो राष्ट्रपति की शक्तियों में सबसे पहले आती है कार्यपालिका शक्तियाँ। कार्यपालिका शक्तियों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्री होते हैं, जैसे होम मिनिस्टर, राज्य, वो बहुत सारे मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, बहुत सारे मंत्री होते हैं। उन सब मंत्रियों की और राज्यों के राज्यपाल, सभी राज्यों के राज्यपाल और कई केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल होते हैं, उनके राज्यपाल और उच्च अधिकारियों मतलब जैसे महान्यायवादी CAG, महान्यायवादी और UPSC के अध्यक्ष को भी राष्ट्रपति निर्वाचित करता है, चुनता है राष्ट्रपति चुनता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद चुनता है, किसी को भी चुनता है। इसकी एक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति सिर्फ औपचारिक प्रधान है कि वो चुनेगा,
वो चुनेगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही। जैसे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति कैसे चुन लेगा अपने आप ही? राष्ट्रपति उसी को चुनेगा जिसको लोकसभा में बहुमत है। जिस भी व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत है उसकी पार्टी को, तो मंत्रिपरिषद ही प्रधानमंत्री चुनती है और राष्ट्रपति उसको अंतिम शपथ दिला के, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिला के चुन लेता है कि प्रधानमंत्री ये है। जिस भी सदस्य को लोकसभा में उसकी पार्टी को बहुमत है तो वो उसका नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। और अन्य मंत्री वैसे राज्य, ये सब भी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही बनते हैं सब। और विधायी शक्तियाँ होती है मतलब कानून बनाने वाली शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ मतलब कानून, जो भी कानून बनाने वाली शक्तियाँ हैं वो विधायी शक्तियाँ कहलाती है। राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियाँ देखते हैं? संसद का अधिवेशन बुलाना और समाप्त करना। अधिवेशन का मतलब क्या? अधिवेशन का मतलब होता है कोई भी नया बिल लाना तो राष्ट्रपति के द्वारा ही लाया जाएगा। राष्ट्रपति उसको वैसे लोकसभा और राज्यसभा पेश करेगी कोई अलग अलग साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, अलग अलग विधेयक होते हैं। तो जैसे वित्त विधेयक को लोकसभा लाएगी, लोकसभा में वित्त विधेयक सबसे पहले आएगा और उसको राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं लाया जा सकता। उसको राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए तभी लाया जाएगा। तो सारे विधेयक, जितने विधेयक है, तो सारे विधेयक सारे विधेयकों पर चर्चा करने के लिए अधिवेशन बुलाया जाता है। तो अधिवेशन कि कब बुलाना है ये डिसाइड करेगा राष्ट्रपति, और कब समाप्त करना है उस अधिवेशन को ये भी राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। राष्ट्रपति समाप्त कर सकता है, अधिवेशन बुला सकता है और समाप्त कर सकता है। और लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को भंग कर सकता का मतलब क्या है? जैसे प्रधानमंत्री जिस भी पार्टी का है, उस पार्टी के पास बहुमत नहीं रहा, मान लो बहुमत नहीं रहा, तो एक अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है। दूसरी पार्टी या सदन अविश्वास प्रस्ताव लाता है। अगर वो पारित हो गया तो लोकसभा को भंग कर देगा राष्ट्रपति। और यदि इसमें संविधान के और भी प्रावधान है, लेकिन मेन यही है कि अगर उस पार्टी के पास लोकसभा में बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति अविश्वास प्रस्ताव के जरिए लोकसभा को भंग कर देगा। संसद द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करना एक और शक्ति है विधायी शक्ति में। संसद द्वारा जितने विधेयक आते हैं, जितने भी अधिवेशन बुलाते हैं, उसमें जितने विधेयक आते हैं, कौन से विधेयक, बहुत सारे विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तो संसद द्वारा जितने भी विधेयक पारित किए जाते हैं तो उनको राष्ट्रपति अंतिम हस्ताक्षर करता है और वो विधेयक पारित हो जाता है, लागू हो जाता है उसी दिन से। तो अध्यादेश जारी करना एक राष्ट्रपति की विशेष अधिकार है। राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों में आता है अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करने का मतलब क्या है? जैसे संसद के सत्र चलते हैं अलग अलग शीत के, जैसे शीत सत्र चलते हैं और 3 सत्र होते हैं वैसे। तो उन सत्रों में अगर संसद का सत्र ना चल रहा हो और कोई कानून लाना हो अलग से, जिसे राष्ट्रपति शासन लग जाता है या कहीं आपातकाल में अध्यादेश लाना ही है, कोई कानून बनाना ही है, तो वैसे तो संसद का उस पर संसद का वो चाहिए, अनुमति चाहिए संसद की, कि कौन संसद ही बनाता है कानून। तो वैसे संसद नहीं बनाएगा, संसद का सत्र नहीं चल रहा तो कैसे बनाएगा? तो वो उस सिचुएशन में राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है। अध्यादेश का मतलब कानूनी होता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता। संसद का सत्र वो तब तक चलता है जब तक संसद का दूसरा सत्र नहीं आ जाता। उसके 6 सप्ताह के भीतर संसद उस अध्यादेश को या तो कानून बना दो या फिर इसके संसद द्वारा उसको भंग कर दिया जाएगा। 6 सप्ताह के अंदर अगर भीतर उसको कानून ना बनाया तो अपने आप ही वो भंग हो जाएगा वो अध्यादेश। इसको बढ़ाया भी जा सकता है ऐसे। और राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति देता है आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति है। तो ये थी विधायी शक्तियाँ। और वित्तीय शक्तियाँ भी है। जैसे वित्तीय शक्तियाँ में कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। कोई भी वित्त विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना
संसद में पेश नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने अभी बताया कि कई प्रकार के वो विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तो उन्हीं में एक होता है वित्त विधेयक, तो वो आएगा लोकसभा में, लोकसभा लाएगी उसको, राज्यसभा नहीं ला सकती। तो राज्यसभा नहीं ला, लेकिन लोकसभा भी लाएगी, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना नहीं ला सकती उसको, राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी वित्त विधेयक के लिए, तभी वित्त विधेयक लोकसभा में सदन में आएगा। वित्त आयोग की नियुक्ति वित्तीय शक्तियों में है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग है भारत सरकार में, एक वित्त आयोग की नियुक्ति करेगा। और देश का वार्षिक बजट राष्ट्रपति की अनुमति से प्रस्तुत होता है। सदन में हर साल देश का वार्षिक बजट होता है, उसमें आता है, पूरे साल ख़त्म होने पर आता है वो। तो वो बजट कब लाया जाएगा? वो वार्षिक बजट राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्रस्तुत होता है। राष्ट्रपति बोलेगा कि अभी प्रस्तुत करना है इसको, और राष्ट्रपति पहले देखेगा, उसको रिव्यू करेगा, उसके बाद में राष्ट्रपति बजट प्रस्तुत सदन में बजट पारित प्रस्तुत करेगा। और ये इसके बाद में है न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी है, जैसे कोई भी वो सरकार वो है न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, तो उसने अंतिम निर्णय दे दिया, किसी को मृत्यु दंड या किसी को ऐसा भी दंड दे दिया, मृत्यु दंड दे दिया, तो उसको कम कराना है या कम या स्थगित। माफ़ का मतलब है कि बिल्कुल माफ़ कर दिया है, कि फिर राष्ट्रपति माफ़ कर दिया है कि बिल्कुल माफ़ कर दिया उसको। और कम का मतलब कि 10 साल की सज़ा मिली है, 5 साल की सज़ा कर दी उसको, कितने साल की सज़ा कर दी मतलब। और स्थगित कर दिया कि इस जो भी निर्णय दिया है सरकार, उसने न्यायालय ने उसको स्थगित कर दिया अभी के लिए, कि ये अभी जैसे उसको फांसी की सज़ा दे दी कि कल से फांसी होनी है, तो उसको 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया या आगे के लिए स्थगित कर दिया, तो स्थगित की शक्ति। और ये संवैधानिक शक्ति बोलते हैं इसको, राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्ति। न्यायिक शक्तियों में आता है संवैधानिक शक्ति, और ये शक्ति देता है आर्टिकल 72, अनुच्छेद 72 देता है राष्ट्रपति को शक्ति, संवैधानिक शक्ति। और राष्ट्रपति सैन्य शक्तियाँ भी है, राष्ट्रपति के पास कुछ सैन्य शक्तियाँ भी है, राष्ट्रपति के पास कुछ सैन्य शक्तियाँ भी है। जैसे राष्ट्रपति थल, जल और वायु, तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। तीनों सेनाओं को अंतिम आदेश ये राष्ट्रपति द्वारा ही दी जाती है। लेकिन राष्ट्रपति युद्ध और शांति, मतलब किसी युद्ध, भारत पाकिस्तान का युद्ध है, मान लो किसी भी देश से युद्ध हो रहा है भारत का, तो युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता, कि युद्ध स्टार्ट नहीं कर सकता, युद्ध इनको युद्ध करने के लिए ऑर्डर नहीं दे सकता किसी भी देश से, दूसरे देश से युद्ध स्टार्ट करने। और शांति की घोषणा संसद द्वारा, निर्णय द्वारा, संसद द्वारा की जाएगी, ये निर्णय लिया जाएगा कि युद्ध कब करना है, वो संसद डिसाइड करेगा, और युद्ध कब रोकना है ये भी संसद डिसाइड करेगा। और अब राष्ट्रपति की इन सब में से माना जाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट शक्तियों में से एक है आपातकालिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की सबसे इम्पोर्टेंट शक्तियों में से आती है आपातकालिक शक्तियाँ। इनमें काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सभी एग्जामों में आते हैं, कोई सा भी एग्जाम ले लो, क्लर्क से लेके यूपीएससी तक सारे एग्जामों में, एसएससी में, सब एग्जामों में आपातकाल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और इनमें कन्फ्यूज भी बहुत होते हैं लोग, तो देखिए अच्छे से। राष्ट्रीय आपात 352 से 360 तक राष्ट्रपति की आपातकालिक शक्तियाँ हैं। तो 352 में, पहले अनुच्छेद में 352 में राष्ट्रीय आपात का मतलब क्या है कि पूरे देश में आपात की घोषणा करेगा राष्ट्रपति। और राज्य आपात, और ये किस बेस पे करेगा, और ये सब मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के सलाह पर ही करेगा, खुद नहीं करेगा अपने हिसाब से। ये तब राष्ट्रीय आपात तब लगाएगा कि राष्ट्र में युद्ध का माहौल चल रहा है, या संवैधानिक प्रक्रिया नहीं चल सकती, अब राष्ट्र में संवैधानिक प्रक्रिया नहीं चल पा रही, तो उसमें उस सिचुएशन में राष्ट्रीय आपात लगाता है 352 के अनुसार। और राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन फेमस है राष्ट्रपति शासन के नाम से, लेकिन राष्ट्रपति शासन नहीं है, वो राज्य आपात होता है, राज्य आपातकाल। लेकिन सबसे ज़्यादा एग्जामों में या वैसे जनरली बोलते हैं तो राष्ट्रपति शासन ही बोलते हैं। और ये शक्ति है 356 में है, आर्टिकल 356 ये शक्ति देता है राष्ट्रपति शासन की, आर्टिकल 356। ये क्या होता है कि जैसे मणिपुर है
कहीं अस्थायी राज्य हैं, कहीं क्षेत्र है, कहीं अलग क्षेत्र में संविधानिक कानून नहीं चल पा रहा, संविधान नहीं चल पा रहा वहाँ पे, कि कानून बनाए हैं तो उन कानूनों के हिसाब से चल नहीं पा रहा, कुछ भी दंगे हो रहे हैं, सरकार विफल हो गई सर मैनेजमेंट करने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो उससे जिस सिचुएशन में राष्ट्रपति शासन लगाता है 356 के अनुसार राष्ट्रीय आपात लगाता है। ये पूरे देश में भी लग सकता है, किसी राज्य में भी लग सकता है, किसी राज्य के किसी क्षेत्र में भी लग सकता है। तो ये 356 के अनुसार है। तो फिर उसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है और केंद्र सरकार ही उसमें शासन करती है जिस भी एरिया में वो राष्ट्रीय आपात लगता है। वित्तीय आपात की शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति का 360। जैसे भारत पहले बहुत गरीब था और भारत ने जब पोखरण वो किया परमाणु परीक्षण पोखरण में, तो कई देशों ने, ज़्यादातर देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए कि व्यापार पे, इन सब पे। तो भारत की इकोनॉमी बिल्कुल ठप पड़ गई थी, कुछ नहीं था, तो बहुत कम बचा था। जैसे 1993 में 7 दिन का भारत के पास सिर्फ 7 दिन का है, 7 दिन का ही बजट था, बस 7 दिन के पैसे थे कि 7 दिन तक देश चल सकता है। तो ऐसे फिर भी भारत ने संभाल लिया अपने आप को। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर भारत के पास पैसे ख़त्म हो गए, वित्तीय आपात आ गया, तो उसमें वित्त की बात के पास बजट ही नहीं है, पैसे ही नहीं है कि चलाने के लिए आगे, तो उस स्थिति में भारत वित्तीय आपात लगा सकता है। उसमें भारत सारे जितने भी अधिकारी है, सरकारी कर्मचारी या जितने भी सरकारी कर्मचारी है, सबके पैसे तनख्वाह में कटौती की जा सकती है, भत्तों में कटौती की जा सकती है, और भी बहुत सारे प्रावधान हैं जिनमें कटौती की जा सकती है। और बजट मतलब कहीं जैसे कुछ सेवाएं जरूरी नहीं है, इतनी ज़रूरी नहीं है, तो उनको हटा भी सकता है, या सैलरी वगैरह में कटौती कर सकता है। ये 360 में वित्तीय आपात। अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा भारत में, अभी तक सही चल रहा है सब कुछ। तो ये राष्ट्रपति के बारे में कुछ तथ्य थे, राष्ट्रपति का चैप्टर था। आगे नेक्स्ट लाते रहेंगे, तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए। जय हिंद।